हाँ, तो देखिए सभी बच्चों का हमारी क्लास में हार्दिक स्वागत है। तो जितने बच्चे देखिए क्लास 11th के हैं, जितने बच्चे हैं क्लास 11th के और जिनके पास बायोलॉजी विषय है, तो देखिए हमारा चैप्टर है तीसरा, जिसका नाम है प्लांट किंगडम। और इस चैप्टर की प्लांट किंगडम चैप्टर की आज हमारी तीसरी क्लास है, अर्थात हमारा लेक्चर तीसरा है। तो सभी बच्चे शांतिपूर्वक ढंग से बैठे रहें और जहाँ पर जो भी कुछ बोल रहा हूँ उसे बड़े ध्यान से सुनते रहें, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ न कुछ ध्यान से सुनेंगे तो आपकी समझ में कुछ न कुछ अवश्य आएगा। देखिए अब हम आज पढ़ते हैं तीसरी क्लास में, हम वो पढ़ेंगे जो हमारा दूसरी क्लास के बाद जो हमारा अगला पॉइंट आएंगे। तो देखिए आज हमारे तीसरी क्लास का अगला पॉइंट है कि ये देखिए एनसीईआरटी की लाइन, द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज़ हाईली वेरिएबल। देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर किसी भी एल्गी की बात करें तो एल्गी की अगर मैं फॉर्म शेप की बात करता हूँ और उसकी साइज़ की बात करता हूँ तो हमें वह भिन्न भिन्न दिखाई देती है। हमें क्या सी दिखाई देती है? वह भिन्न भिन्न दिखाई देती है। पहले आप गौर से देखिए, यहाँ पर ये है देखिए एक एल्गी ऊडोगोनियम, ठीक। इसकी देखिए, इसकी आप शेप देखिए, ठीक। इसकी शेप एंड साइज कुछ और है, इसकी शेप और साइज कुछ और है, ठीक। और इसकी कुछ और है, इसकी कुछ और है, इसकी कुछ और है, इसकी कुछ और है। दोनों की शेप और साइज कुछ और है। इसकी हो सकता है साइज कुछ और हो, इसका साइज कुछ और हो, इसका साइज कुछ और हो, इसका साइज कुछ और। तो यहाँ पर यह कहा गया कि जितने भी हमारे एल्गी हैं, अगर हम एल्गी को गौर से देखें, उसके ऊपर अध्ययन करें तो उनकी मुझे शेप अलग दिखती है, उसका साइज भी अलग दिखती है। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई एक सेल से मिलकर के बना है, कोई बहुत सारी सेल से मिलकर के बना है। तो एक सेल से मिलने वाले बहुत हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास है, जैसे कि मेरा क्लोरेला है, एक सेल से मिलकर बनाए। बहुत सारी सेल से मिलकर के बने, जैसे कि सारगासम है, सारगासम है, फ्यूकस है, ये सारे ऐसे हैं जो बहुत सारी सेल्सों से मिलकर के बने हैं। तो यहाँ पर इनकी शेप और साइज किसी की फिक्स नहीं है, ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि हमें सब क्या है, वो एक डिफरेंट दिखाई देती है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए अब क्या लिखा है, अब देखिए लिखा है दीज आर कॉलोनियल। उसके अलावा देखो कुछ ऐसे हो सकते हैं जो एक कॉलोनी के रूप में रह सकते हैं, कॉलोनियल फॉर्म्स लाइक वॉलबॉक्स, ठीक। तो वॉलबॉक्स अगर हम एल्गा की बात करते हैं, जो मेरा एक वॉलबॉक्स है, उस वॉलबॉक्स को देखिए, ये है मेरा वॉलबॉक्स। तो वॉलबॉक्स की सबसे पहली खास बात यह है कि ये रहेगा तो एक छोटी सी कॉलोनी बना करके रहेगा, अर्थात हम इसे कह सकते हैं ये क्या है, एक क्लस्टर ग्रुप। ये क्या है, एक क्लस्टर ग्रुप। तो क्लस्टर जो ग्रुप होता है, एक छोटा सा ग्रुप होता है, उसे हम कहते हैं क्लस्टर। और उस ग्रुप में ये रहता है, अर्थात ये जहाँ कहीं भी मिलेगा तो एक कॉलोनी के रूप में मिलेगा। तो कॉलोनी के रूप में रहने वाले जो एल्गी हैं, जैसे कि मेरा वॉलबॉक्स, ठीक, जैसे कि हमारा वॉलबॉक्स, एनसीईआरटी ना, जैसे कि हमारा वॉलबॉक्स। वॉलबॉक्स कैसे रहता है प्यारे बच्चों? कॉलोनी के रूप में। तो ये क्या है, एक कॉलोनियल फॉर्म्स है। दूसरी बात, एंड द फिलामेंटस फॉर्म्स लाइक यूरोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगारा। उसके अलावा देखिए कुछ ऐसे भी एल्गी मिले जिसकी बॉडी क्या है, फिलामेंटस। फिलामेंटस का मतलब होता है छोटे छोटे खंडों से मिलकर बनी है, जैसे कि यूरोथ्रिक्स। जैसे कि मुझे इस एक खंड ये है, 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 तो एक खंड ये। तो इसकी पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी है? खंडों से। किससे मिलकर बनी है? खंडों से, ठीक। किससे मिलकर बनी है? खंडों से, यानी कि फ्रैगमेंट से। तो ऐसी बॉडी जो खंडों से मिलकर के बनी है उसे हम क्या कहते हैं? और फिलामेंटस, ठीक है। इसमें थोड़े थोड़े क्या बने हुए हैं? फिलामेंटस, ठीक है, तंतुओं, छोटे छोटे तंतुओं से, फिलामेंट से मिलकर के बनी है, ठीक, फ्रैगमेंट्स। जैसे एंड स्पाइरोगोरा में देखिए, एक हमें देखिए फिलामेंटस की बात करें, ये देखिए हमें एक फिलामेंटस ही है, ठीक। तो फिलामेंटस उसे कहते हैं जो बहुत ही ज़्यादा छोटा है और छोटे छोटे खंडों से मिलकर उसे कहते हैं फिलामेंटस कंडीशन। तो ये हमें दिखने के लिए क्या मिल रही है? फिलामेंटस कंडीशन, ठीक, फिलामेंटस कंडीशन, ठीक।
तो फिलामेंटस कंडीशन मुझे किस में मिले, मुझे स्पाइरोगायरा में मिली है और यूरिथ्रिक्स में मिली है। ठीक, फिलामेंटस का मतलब होता है तंतुवत, तंतुवत देगा बल्ब आपने जो पुराने बल्ब आते हैं उस बल्ब में जलने वाला जो एलिमेंट होता है वो छोटे छोटे खंडों से मिलकर के बनाओ, उसी को कहते हैं तंतु। तो ठीक उसी प्रकार से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक, तो ये इसके क्या है, छोटे छोटे से खंड। ठीक, तो इसी की स्ट्रक्चर्स को कहते हैं फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स। तो फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स में देखने के लिए हमें देखो ये मिला, और कॉलोनी के रूप में देखने के लिए प्यारे बच्चों हमको बॉल बॉक्स मिल रहा है। उसके अलावा देखिए हमें बहुत सारे ऐसे भी मिलते हैं, ए फ्यू ऑफ द मैराइन फॉर्म्स। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी मिलते हैं जो समुद्र में पाए जाने वाले बहुत सारे ऐसे भी होते हैं, जैसे बहुत सारे समुद्र में पाए जाने वाले इस प्रकार के एल्गी होते हैं, सच एज द कैल्प्स। ठीक, फॉर्म्स मैसिव प्लांट बॉडी, जो एक विशालकाय अपनी बॉडी बना लेते हैं। तो समुद्र के पाए जाने वाले कुछ इस प्रकार के एल्गी भी होते हैं जिसकी बॉडी क्या होती है, बहुत विशालकाय, और इतनी विशालकाय होती है, इतनी विशालकाय होती है कि वो इतने बड़े होते हैं, इतने लंबे होते हैं। ये देखिए कितने लंबे हैं, ये क्या है, एक विशालकाय बॉडी। ठीक है, एक मैसी बॉडी। ठीक है, तो ऐसी मैसी बॉडी जो बहुत दूर तक बिखरी हुई है और बहुत बड़ी है, तो ऐसी संरचना को हम कहते हैं कैल्प। इसे हम कहते हैं कैल्प। कैल्प क्या है, कैल्प एक ऐसी संरचना को कहते हैं जिसमें कोई भी एल्गी, कोई भी शैवाल होता है, वो शैवाल की बॉडी इतनी लंबी होती जा रही है, इतनी लंबी हो जा रही है, बहुत बड़ी लंबी होती जाती है, उसी संरचना को मैं कहता हूँ कैल्प। जैसे कि माइक्रोसिस्टिस पाइरिफेरा, जैसे कि मैक्रोसिस्टिस पाइरिफेरा। अगर माइक्रोसिस्टिस पाइरिफेरा की बात करता हूँ तो प्यारे बच्चों, तो मुझे उसकी संरचना इतनी बड़ी होती है जो कि एक कैल्प के रूप में दिखाई देती है। इस संरचना को कहते हैं कैल्प, इसे कहते हैं हम कैल्प। ठीक, पूरे के पूरे समुद्र में घेरे हुए हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार के समुद्र में पाए जाने वाले एल्गी होते हैं, समुद्र में पाए जाने वाले इस प्रकार के एल्गी होते हैं जिनकी बॉडी बहुत विशालकाय होती है। ठीक, मैसिव प्लांट बॉडी, जो उसमें प्लांट बॉडी बहुत बड़ी बना लेते हैं और इतनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी होती है जो जंगल जैसी दिखाई देती है, जिसे मैं कहता हूँ कैल्प। इसे हम कहते हैं कैल्प। देखिए और भी देखिए, तो ऐसी संरचना कैल्प कहलाती है। ये देखिए, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे होते हैं। जो मेरा समुद्र है, समुद्र बहुत बड़ा है और उस समुद्र के अंदर हम देखते हैं तो देखिए मुझे बहुत बड़े बड़े तो शैवाल दिखते हैं। उस समुद्र के अंदर हमें बहुत बड़े बड़े क्या दिखना, शैवाल। उसके अंदर हमें क्या दिख रहा है, बहुत बड़े। ये तो मुझे एक तरह का फॉरेस्ट कंडीशन दिखाई दे रही है। ये हमें क्या दिखा रही है, फॉरेस्ट कंडीशन। ये हमको दिखाई देती है फॉरेस्ट कंडीशन। ठीक, उसके अलावा देखिए और भी हमें बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। समुद्र के किनारे भी देखो बहुत सारे ये देखो पड़े हुए सीवीड्स की तरह बहुत बड़े बड़े। तो यही संरचना हमारी क्या है, कैल्प। यही संरचना क्या है हमारी, कैल्प। इसी संरचना को कहते हैं कैल्प। कैल्प उसे कहते हैं जो हमारे बहुत सारे विशालकाय समुद्र होते हैं और समुद्र के अंदर में जो शैवाल होते हैं, उन शैवाल की जो प्लांट बॉडी होती है, ठीक, उसकी जो प्लांट बॉडी है तो वो इतनी लंबी होती जाती है, इतनी लंबी होती है, बहुत बड़ी हो जाती है, एक विशालकाय रूप ले लेती है। उस विशालकाय रूप जैसी जो दिखाई देती है संरचना, उसी को हम कैल्प बोलते हैं। इसे ही कैल्प बोलते हैं, देखो इसे ही हम कैल्प बोलते हैं। उसके अलावा देखते हैं रिप्रोडक्शन इन एल्गी। उसके अलावा देखिए शैवालों में हमें विभिन्न प्रकार के रिप्रोडक्शन भी देखने के लिए मिलते हैं। तो रिप्रोडक्शन इन एल्गी, तो एल्गी में देखिए हमें 3 प्रकार के मुख्यतः रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलते हैं। देखिए पहला हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक, जिसे हम कायक प्रजनन कहते हैं। दूसरा है देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक, जिसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। और तीसरा है मेरे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, जिसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो मेरा एल्गी है तो एल्गी के हम कॉमन कैरेक्टर्स पढ़ रहे हैं। तो कॉमन कैरेक्टर्स में हम ये कह सकते हैं कि एल्गी में हमें वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल, हमें तीनों प्रकार की कंडीशन देखने के लिए यहाँ पर मिलती हैं। अगर हम बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, तो देखिए वी आर टॉकिंग टू अबाउट द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता क्या है, अभी देखो बता दें। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सबसे खास बात है, इट डज नॉट, ये तो लिखा है डज नॉट, इट डज नॉट इन्वॉल्व रेजुविनेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। रेजुविनेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब ये है कि अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बात करें, मान लीजिए किसी प्रकार से किसी की भी ये प्लांट बॉडी है, ये है प्लांट बॉडी। अगर इस प्लांट बॉडी को मैं देखता हूँ तो इसकी ये जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, इसे हम कहते हैं, देखिए प्यारे बच्चों, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स। इसे हम कहते हैं वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स, ठीक है। जैसे ये, अगर ये वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स की बात करें, मान लीजिए मैंने इस वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स को काट दिया, तो काट करके देखिए ये आ गई मेरे पास एक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स, ठीक। इस वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स में पहली बात यहाँ पर सेल के पूरे गुण हैं। तीसरी बात यहाँ पर प्रोटोप्लास्ट यानी कि प्रोटोप्लाज्म कंप्लीट है, यहाँ बनाने की कोई जरूरत नहीं। तो इसके एक पार्ट को मैं तोड़ता हूँ तो इस पार्ट के अंदर में इसके सारे गुण मौजूद हैं। इसकी प्रॉपर सेल है, प्रॉपर यहाँ पर मुझे प्रोटोप्लाज्म दिख रहा, सारी चीज़ है। तो अब ये आगे जाकर के धीमे धीमे क्या ये बड़ा हो जाएगा, ठीक, बड़ा हो जाएगा, बड़ा होकर के अब ये और बड़ा हो जाएगा, ठीक। तो चीज़ वही है, वही केवल डेवलप करते 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 क्या बड़ी होती जा रही है। तो रेजुविनेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट का मतलब होता है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं बनना है, वो तो बना हुआ तैयार है, वो तो बना हुआ तैयार। जैसे मान लीजिए मेरी ये उंगली है, ये मेरी उंगली है, अगर यहाँ पर उंगली को थोड़ा आप यहाँ से काट देंगे तो इस उंगली के अंदर सेल की पूरी सारी स्ट्रक्चर्स मिलेंगी, सेल की पूरी संरचना मिलेंगी, पूरे गुण मिलेंगे, पूरा प्रोटोप्लाज्म मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म नया बनाने की जरूरत नहीं है, अब इसी उंगली से वृद्धि करती है बड़ी हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रोटोप्लाज्म जो है बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रोटोप्लाज्म नहीं बनता है, पहली बात। दूसरी बात, ये मोस्ट कॉमन मेथड होता है, ये सबसे ही ज़्यादा सामान्य मेथड है, इजी है, बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल और मोस्ट कॉमन मेथड है, तो इट इज मोस्ट सिंपलेस्ट मेथड, इसलिए हम इसे कहते हैं ये सबसे सामान्य मेथड है। जैसे इसके एग्जाम्पल भी हो सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। पहला सेल डिवीजन या सेल फिशन, ठीक है। सेल डिवीजन जो होता है वो भी क्या है मेरा एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरी बात फ्रैगमेंटेशन, तीसरी बात हार्मोगोनिया, चौथी बात एडवेंटिटियस ब्रांचेस, पांचवी बात ट्यूबा, छठी बात बुलबिल्स, सातवीं बात अमाइलम स्टाल, आठवीं बात बडिंग। ये सारी चीज़ ऐसी हैं, इस प्रकार की चीज़ें जो क्या है मेरी एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमारी ये है। अब आगे थोड़ा एनसीईआरटी ना फ्रैगमेंटेशन के बारे में दे रखा है, थोड़ा हम फ्रैगमेंटेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर देखिए मैं फ्रैगमेंटेशन के बारे में पढ़ता हूँ तो देखिए फ्रैगमेंटेशन क्या है। इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में अगर किसी प्रकार से ये आ जाता है प्रश्न, किसी प्रकार से ये आ जाता है, मान लीजिए बोर्ड एग्जाम्स में ये प्रश्न आ जाता है सीबीएसई किसमें कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के ऊपर आप 4 बात लिखिए या शॉर्ट नोट्स, प्लीज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अगर इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है तो हम देखिए उसका आंसर यहाँ से दे सकते हैं पिछले वाली स्लाइड से। जैसे मान लीजिए ये है, यहाँ पर किसी भी प्रकार से प्रश्न आ जाता है कि प्लीज राइट, यहाँ पर प्रश्न आ जाता है प्लीज राइट शॉर्ट नोट ऑन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अगर ऐसा आ जाता है किसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम्स में प्रश्न है, ठीक, बोर्ड एग्जाम्स में इस प्रकार का अगर प्रश्न आ जाता है तो आप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की ये वाली हेडिंग डाल करके आप इन चीज़ को लिख करके और ये एग्जाम्पल दे सकते हैं, और हो सके तो एक फ्रैगमेंटेशन का एग्जाम्पल आप दे देना, तो आपका 2 नंबर में या जितने नंबर में आपका प्रश्न होगा तो उसके आपको अंक मिल जाएंगे। तो देखिए हम यहाँ पर फ्रैगमेंटेशन वाली चीज़ को देखते हैं। यहाँ पर तो अगर फ्रैगमेंटेशन के ऊपर आ जाता है किसी प्रकार से शॉर्ट नोट्स तो आप यहीं से लिख सकते हैं फ्रैगमेंटेशन, जैसे हम हिंदी में कहते हैं खंडन। देखिए इन दिस कंडीशन, ऐसी कंडीशन में या इस प्रोसेस में द थैलस ऑफ्टन ब्रेक्स, तो ऐसी कंडीशन में कोई थैलस है मेरा, मान लीजिए ये है कोई भी थैलस है, तो ऐसी कंडीशन में कोई भी थैलस होता है वो ऑफ्टन ब्रेक्स, वो टूट जाता है इनटू स्मॉल फ्रैग्स, ठीक, छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है। तो ईच फ्रैगमेंट, प्रत्येक खंड हैज द कैपेबिलिटी टू ग्रो इंडिपेंडेंटली एंड फॉर्म्स ए न्यू थैलस। तो जो कोई प्रत्येक खंड है, तो मान लीजिए किसी प्रकार से कोई बड़ी बॉडी है,
इसे देखो दिखाता हूँ मैं अभी। तो ये मुझसे देखने के लिए हमें किस में मिलेगा, फिलामेंटस एल्गी में, लाइक जैसे यूलोथ्रिक्स, ऊडोगोनियम, स्पाइरोगारा, जिग्निमा। तो इस प्रकार की जो बॉडी होती है, इसकी बॉडी किसकी बनी है, फिलामेंटस की, ठीक, फ्रेगमेंट की, ठीक, छोटे छोटे खंडों से मिलकर के बनी है। ये देखिए छोटे छोटे खंडों से मिलकर के बनी है, ठीक, ये देखिए छोटे छोटे खंडों से मिलकर के बनी है, ठीक है, जैसे कि ऊडोगोनियम, ठीक है, ऊडोगोनियम। तो पहले इतनी बात रखें, इनकी बॉडी खंड युक्त बनी है, तो इनके अंदर हमें देखने के लिए मोस्टली रूप से एल्गी में बात करें तो हमें इनके अंदर देखने के लिए मोस्ट कॉमन तरीका से हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो हम इन, देखिए यहाँ पर देखिए हम इसका मतलब थोड़ा एक बार हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में द थैलस, कोई भी थैलस होगा, ठीक है, थैलस ऑफ टन ब्रेक्स इनटू ए स्मॉल फ्रेगमेंट्स, वो छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है। इस लाइन का मतलब ये है। आगे देखिए, ईच फ्रेगमेंट, प्रत्येक खंड हैज द कैपेबिलिटी, प्रत्येक खंड हैज द कैपेबिलिटी, वो कैपेबिलिटी रखता है टू ग्रो, वृद्धि करने की, इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से, एंड फॉर्म्स ए न्यू थैलस, और वह एक न्यू थैलस बना लेता है, यानी कि नए थैलस को बना लेता है। ये है फ्रेगमेंटेशन के बारे में। तो हमें देखिए यहाँ पर मिलता, थोड़ा हम इसे आगे स्लाइड में देखो मैं अभी समझा देता हूँ। अब देखिए हम यहाँ पर जैसे ही आगे बढ़ेंगे तैसे देखिए ये है जैसे कि स्पाइरोगायरा। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कोई भी एक मेरे पास जो थैलस होता है, वो थैलस क्या होता है, पहले बात ब्रेक्स अप हो जाता है। तो मान लीजिए ये है मेरे पास एक थैलस, ठीक, ये है हमारे पास थैलस, ठीक। अब थैलस ब्रेक्स अप हो जाएगा स्मॉल फ्रेगमेंट्स में, जो छोटे छोटे खंडों में ये क्या होता है, टूट जाता है, ठीक, ब्रेक्स हो जाता है, ठीक है, स्मॉल फ्रेगमेंट्स में। तो ये क्या है मेरे पास, स्मॉल फ्रेगमेंट्स, ये है मेरे पास प्यारे बच्चों स्मॉल फ्रेगमेंट्स, ठीक है, ये है हमारे पास देखिए स्मॉल फ्रेगमेंट, ठीक है। तो स्मॉल फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है। अब क्या कराए, ईच फ्रेगमेंट, अब ये फ्रेगमेंट जो हैं, ईच फ्रेगमेंट हैज कैपेबिलिटी, ठीक, टू ग्रो एंड इंडिविजुअली, ठीक है। तो ईच फ्रेगमेंट विल फॉर्म ए न्यू इंडिविजुअल, तो ये जो प्रत्येक खंड है वो आगे जाकर के न्यू इंडिविजुअल बना देता है। तो ये क्या करेगा, विल फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, विल फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, ये नया बना लेगा, ठीक है, ये नया बनेगा। तो इंडिविजुअल न्यू थैलस, तो यहाँ पर ये क्या बन गया, इंडिविजुअल न्यू थैलस बन गया। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि ये दो लगाए, ईच फ्रेगमेंट गिव राइज टू ए न्यू इंडिविजुअल, और प्रत्येक खंड जो टूटे हुए हैं वो प्रत्येक खंड टूट करके क्या होता है प्यारे बच्चों, एक नया इंडिविजुअल थैलस बना लेते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया हम कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं फ्रेगमेंटेशन। किसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम्स में ऐसा प्रश्न आ जाता है, सीबीएसई बोर्ड में या अन्य इंग्लिश मीडियम के बोर्ड है, उसमें प्रश्न आ जाता है कि प्लीज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फ्रेगमेंटेशन। किसी प्रकार से आ जाता है फ्रेगमेंटेशन में कोई शॉर्ट नोट लिखिए। तो आपको जो मैंने बताई डेफिनेशन, उस डेफिनेशन को लिख करके एक दो एग्जाम्पल दे सकते हैं, और ऐसे करके आप एक चीज़ बना सकते हो डायग्राम। आप आसानी से डायग्राम, ऐसा टफ है तो आप ऐसे करके शॉर्ट कर दीजिए, इस प्रकार के आप एक डायग्राम बना दीजिए, उन खंडों को अलग कर दीजिए, आपको उसी प्रकार के मार्क्स मिल जाएंगे। उसके अलावा देखो अन्य भी मेथड होता है सेल डिवीजन वाला। अगर मैं सेल डिवीजन की बात करता हूँ या सेल फिशन की बात करता हूँ, तो ये भी देखिए हमारे पास एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का ही क्या है, एक रूफ है, एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो देखिए इट इज़ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं प्यारे बच्चे कि ये भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक सिंपलेस्ट, एक सबसे सामान्य मेथड है, एक सबसे सामान्य मेथड है। इट इज प्रेजेंट इन यूनिसेल्यूलर, लेकिन मेन खास बात है कि ये हमें केवल देखने के लिए यूनिसेल्यूलर एल्गी में ही ज़्यादातर देखने के लिए मिलेगा, ठीक। जैसे कि ग्रीन एल्गी हो सकता है, जैसे कि मेरा क्लेमाइडोमोनास, जैसे कि मेरा क्लेमाइडोमोनास तो एक कोशिका मिलेगा, ठीक है। इन दिस प्रोसेस द यूनिसेल्यूलर एल्गल सेल डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स, ठीक, टू डॉटर। अब देखो क्या कह रहा है, अगर इस प्रकार की बात करें तो इन दिस प्रोसेस में कह रहा है कोई भी यूनिसेल्यूलर एल्गी, तो कोई भी यूनिसेल्यूलर एल्गी मान लीजिए मेरे पास ये है। अब ये कह रहा है क्या, यूनिसेल्यूलर एल्गल सेल डिवाइड्स
माइटोटिली। अब इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, माइटोसिस। ठीक, तो माइटोसिस से माइटोसिस टू फॉर्म न्यू डॉटर। अब यहाँ पर क्या बना लेगा, ये 2 डॉटर सेल्स बना लेगा। अब ये क्या बना लेगा, 2 डॉटर सेल्स। ये क्या बना ली इसने, डॉटर सेल्स। इसने क्या बना ली, 2 डॉटर सेल्स बनाई। ये तो करे टू फॉर्म 2 डॉटर सेल्स, और वो 2 सेल्स बना लेता है। ठीक, ईच सेल इवेंचुअली, अब जो प्रत्येक जो सेल है, अब ये सेल 2 बन गई, अब प्रत्येक सेल, ईच सेल इवेंचुअली ग्रो, अब प्रत्येक सेल धीमे धीमे ग्रोथ इनटू एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म। अब धीरे धीरे वो वृद्धि करेगी, वृद्धि करते करते क्या होगी, वो ग्रो करेगी, तो एक स्वतंत्र रूप से एक ऑर्गेनिज्म बना लेगी, फिर वही वृद्धि करके बड़ी हो जाती है। ये हम आराम से सेल डिवीजन को हम आसानी से, हमने पिछले अध्याय में भी हमने पढ़ा था, जहाँ में देखने के लिए पैरामीशियम में मिला था, अमीबा में मिल रहा था आसानी से। तो बिल्कुल इसी प्रकार का ये मेथड है जैसे, लेकिन मुझे यहाँ पर देखने के लिए जो यूनिसेल्युलर होता है, यानी हम बात कर रहे हैं क्लेमाइडोमोनास की, तो हमें यूनिसेल्युलर जो फॉर्म्स होती है एल्गी एक्टिवा, तो प्यारे बच्चों हमें वहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। उसके अलावा देखते हैं हम जहाँ पर अदर टाइप और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो हमें देखो अदर टाइप्स भी मिल रहे हैं, अदर एग्जाम्पल भी मिल रहे हैं जैसे कि एडवेंटिजस ब्रांचेस। कोई भी उसकी प्लांट बॉडी होती है उसकी शाखाएं निकल आती है, शाखा निकल के वो वृद्धि करेंगे। जैसे मुझे देखने के लिए फ्यूकस में मिल जाएगा, डिक्टोटम मिल जाएगा, मुझे कारा में मिल जाएगा। उसके अलावा ट्यूबर देखने के लिए मुझे देखो कारा में मिलेगा, कैलेडोफोरा में मिलेगा। बुलबिल्स ये देखने के लिए मुझे कारा में मिल जाएगा। उसके बाद एमाइलम स्टम ये देखने के लिए हमें कारा में मिल जाएगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करें तो एनसीईआरटी ने इसके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं किया है, इसलिए मैंने तुम्हें केवल शॉर्ट रूप में यहाँ पर बता दिया है। तो ये हमारे क्या है, अदर एग्जाम्पल भी हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। अब इसके बाद देखिए हम देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा मतलब है असेक्सुअल, सेक्सुअल। अका मतलब होता है नॉट, और सेक्सुअल का मतलब होता है सेक्स। सेक्स का मतलब मेल और फीमेल। तो यहाँ पर मेल और फीमेल नहीं है, ये देखो लगा नॉट। तो ये ऐसा सेक्सुअल मेथड है जहाँ पर मुझे मेल और फीमेल की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, अर्थात ये लैंगिक नहीं है, इसलिए हम इसे कहते हैं अलैंगिक। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, अलैंगिक यानी असेक्सुअल। का मतलब होता है नॉट, ठीक है। तो जो सेक्सुअल नहीं है, तो पहली बात इट इज इन्वॉल्व रेजुविनेशन। देखिए यहाँ पर रेजुविनेशन की बात की गई है, तो यहाँ पर रेजुविनेशन क्या है, इन्वॉल्व है। अर्थात यहाँ पर इसकी कंडीशन ऐसी है कि इसमें नए स्पोर्स जैसे बनेंगे, तो उन स्पोर्स के बाद धीमे धीमे ग्रोथ करें, तो वहाँ पर मुझे प्रोटोप्लाज्म ठीक का न्यू फॉर्मेशन हो रहा है, नया बन रहा है। प्रोटोप्लाज्म में क्या बना है यहाँ पर, नया। लेकिन वहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या था, प्रोटोप्लाज्म नहीं बन रहा था, यही मेन पॉइंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर रेजुविनेशन शामिल है। दूसरी बात, इट इज ए यूनिपेरेंटल मेथड। ये केवल क्या है, यूनिपेरेंटल मेथड, अर्थात एक कोई चीज़ है इसी सेल से ये डेवलप होता जाएगा। तो ये है हमारी क्या, एक पेरेंटल चीज़, ठीक है, यूनिपेरेंटल, एक ही चीज़ से नहीं बनती जाएगी। दूसरी बात क्या है, ए सेल या ग्रुप ऑफ सेल्स बिकम स्पेशलाइज्ड। तो कोई या तो मेरी एक सेल हो सकती है, या किसी ग्रुप की कोई भी ग्रुप में, जैसे मान या तो मेरे पास कोई एक सेल है, एक सेल होती है वो स्पेशल सेल में व्यवहार करने लगती है, ठीक, स्पेशल सेल में, या ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल का मतलब क्या है, बहुत सारी यहाँ पर देखिए सेल है, तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ सेल में से कोई भी एक सेल होगी, कोई भी सेल होगी, वो बिकम, ये देखो बिकम स्पेशलाइज्ड, और वही सेल्स क्या है, एक स्पेशल बिहेवियर करने लगेगी। या तो मेरी कोई सिंगल सेल है, सिंगल सेल स्पेशल सेल बन करके व्यवहार करने लगी, या बहुत सारी सेल्स हैं, तो इन सेल में मान लीजिए ये वाली सेल्स एक स्पेशल बन गई। अब ये स्पेशल सेल्स अब स्पेशलाइज्ड बन गई, अब ये आगे जाकर के क्या, आगे नई बनाती जाएगी, ठीक।
या तो एक सेल्स होती है या ग्रुप ऑफ सेल्स, या सेल्स के बहुत सारे ग्रुप है, उसमें कोई भी एक सेल्स होगी, वो स्पेशल रूप से क्या होगी, स्पेशलाइज्ड हो जाएगी, अर्थात स्पेशल बिहेवियर करने लगेगी। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर और समझते हैं आगे। स्पोर्ट्स की बात कर सकते हैं तो इट कुड बी, हम ये कह सकते हैं स्पोर्ट्स की बात कर सकते हैं तो इट कुड बी, ठीक है, इट कुड बी मोटाइल एज वेल एज नॉन मोटाइल। अगर वो मोटाइल है तो जूस स्पोर्ट्स कहलाता है। मोटाइल कब होगा, जब उसके अंदर फ्लैजिला मिलेंगे। ये देखो मुझे दिख रहा है स्पोर्ट्स, इसके अंदर मुझे देखने के लिए क्या मिल रहा है, फ्लैजिला। अर्थात जो स्पोर्ट्स मेरा ऐसा है वो उसमें देखने के लिए मुझे फ्लैजिला मिल रहा है। तो अगर फ्लैजिला है तो हम इसे कहते हैं फ्लैजिलेटेड स्पोर्ट्स। ठीक है, फ्लैजिलेटेड स्पोर्ट्स। और ऐसा स्पोर्ट्स क्या कर सकता है, मोटाइल, गति कर सकता है। अर्थात उसे हमने दूसरा नाम दे दिया है प्यारे बच्चों, जूस स्पोर्ट्स। उसे हमने क्या नाम दे दिया, जूस स्पोर्ट्स। तो जूस स्पोर्ट्स वो स्पोर्ट्स होते हैं जिसके अंदर देखने के लिए मुझे फ्लैजिला मिलता है। जब फ्लैजिला मिलेगा तो वो गति करेगा। दूसरा है नॉन मोटाइल। तो यहाँ पर मुझे स्पोर्ट्स ऐसा दिखता है जिसके अंतर्गत किसी भी प्रकार का कोई फ्लैजिला नहीं है। तो यहाँ पर फ्लैजिला क्या है, नहीं है। ठीक, तो जहाँ पर फ्लैजिला नहीं है उसे हम कहते हैं अप्लानो स्पोर्ट्स, अप्लानो स्पोर्ट्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो शब्द लिखा है अप्लानो, इस शब्द को समझ लीजिए, अप्लानो स्पोर्ट। ठीक, अ का मतलब होता है नॉट। पिलानो का मतलब है, पिलानो शब्द लिया गया प्लेन से, जहाज देखा है, प्लेन उड़ता है, तो पिलानो का मतलब होता है उड़ना। तो नॉट का मतलब नहीं, जो चल नहीं सकता है उसे कहते हैं अप्लानो स्पोर्ट। ठीक है, पिलानो, ठीक है, पिलानो, ठीक है, पिलानो, ठीक है। पिलानो का मतलब होता है चलना, अ का मतलब नॉट चलना, यानी न चलना। स्पोर्ट, ऐसे स्पोर्ट जो चल नहीं सकते उसे कहते हैं अप्लानो स्पोर्ट। और जो स्पोर्ट चल सकते हैं उसे कहते हैं जूस स्पोर्ट्स, या हम उसे कह देते हैं दूसरी भाषा में पिलानो स्पोर्ट। ठीक, पिलानो स्पोर्ट। पिलानो का मतलब है चलना, प्लेन देखा, प्लेन, एरोप्लेन, प्लेन का मतलब चलना। तो पिलानो का मतलब क्या है, पिलानो शब्द तो मेरा प्लेन से लिया गया, चलने से। तो पिलानो स्पोर्ट्स उसे कहते हैं जो चल सकते हैं, इन्हें हम जूस स्पोर्ट्स को हम क्या कहते हैं, पिलानो स्पोर्ट्स। और जो चल नहीं पाते उसे हम क्या कहते हैं, अप्लानो स्पोर्ट्स। इतनी बात को आप ध्यान रखें। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों को, जो मेरे स्पोर्ट्स हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो मेरे पास जूस स्पोर्ट्स हो सकते हैं, दूसरे अप्लानो स्पोर्ट्स हो सकते हैं। यानी हम ये भी कह सकते हैं, एक मेरे पास पिलानो स्पोर्ट्स हो सकता है और दूसरा मेरे पास अप्लानो स्पोर्ट्स हो सकता है। पिलानो स्पोर्ट्स वो है जहाँ फ्लैजिला मिलेगा, अप्लानो स्पोर्ट्स वो है जहाँ फ्लैजिला नहीं मिलेगा। अब देखिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा हम इस पिलानो स्पोर्ट्स के बारे में समझ लेते हैं। जूस स्पोर्ट्स, ये है जूस स्पोर्ट्स जहाँ पर मुझे फ्लैजिला मिल रहा है। जूस स्पोर्ट, ये देखिए यहाँ पर मुझे फ्लैजिला मिल रहा है। देखिए आल्सो कॉल्ड पिलानो स्पोर्ट्स, हम इन्हें पिलानो स्पोर्ट्स भी कहते हैं। पहला पॉइंट, अगर किसी प्रकार से जूस स्पोर्ट्स के ऊपर शॉर्ट नोट आ जाए बोर्ड एग्जाम्स में, फिर भी आप लिख सकते हैं कि प्लीज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन जूस स्पोर्ट्स। आप जूस स्पोर्ट्स के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखिए, 2 नंबर में प्रश्न आ सकता है, फिर भी आप उसका आसानी से यहाँ से जवाब दे सकते हैं। ठीक, तो आप जूस स्पोर्ट्स हेडिंग डाल दीजिए। आप इस प्रकार से एक चित्र बना सकते हो नॉर्मल रूप से, ऐसे करके, बस इतने में आपका काम चल जाएगा। ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड पिलानो स्पोर्ट्स, दीज आर मोटाइल। ये कैसे होते हैं, मोटाइल, बिकॉज, क्यों, फ्लैजिला प्रेजेंट। मोटाइल क्यों, क्योंकि जहाँ पर फ्लैजिला मिल रहा है। ठीक, तो दीज आर मोटाइल बिकॉज फ्लैजिला प्रेजेंट। ठीक प्यारे बच्चों, अब दीज आर हैप्लॉइड नेचर। तो मोस्टली रूप से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, हमें दिखने के लिए ज़्यादातर कंडीशन में कैसे मिलता है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स, हैप्लॉइड नेचर के मिलेंगे। दूसरी बात, अगली बात देखिए, जूस स्पोर्ट्स आर फॉर्म्ड एट नाइट। हम यहाँ पर ये, अगर ये जूस स्पोर्ट्स किसी भी एल्गी की बॉडी के अंदर बने, कोई भी एल्गी है उस एल्गी की बॉडी के अंदर बने, तो पहली बात ये नाइट में बनेंगे, 8 नाइट। ठीक, ये रात में तो बनते हैं, बट रिलीज इन अर्ली मॉर्निंग, लेकिन सूर्य निकलने से पहले, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में ये रिलीज होंगे। तो ये रिलीज केवल ब्रह्म मुहूर्त में होंगे प्यारे बच्चों।
अर्थात अर्ली मॉर्निंग में, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग उसे कहते हैं सूर्य निकलने से पहले का समय, उस समय पे ये रिलीज होंगे। बनते रात में, निकलते कब हैं? सूर्य से पहले ही, जब सूर्य निकला है उससे पहले ये रिलीज होंगे, उसकी बॉडी से रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए ये कोई मेरे पास एक बॉडी है, तो इस बॉडी के अंतर्गत रात में तो बन गई, अब रिलीज कब हो रहे हैं? सुबह 4 बजे, ठीक, सुबह 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे वो रिलीज हो जाता है सूर्य निकलने से पहले, ठीक है। ऑरिजिन एंडोजीनियसली, एंडोजीनियस क्यों? क्योंकि अगर हम जूस स्पॉट्स की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो ये जूस स्पॉट्स इसकी बॉडी के अंदर बन रहे हैं, तो इसका फॉर्मेशन कैसा हो रहा है? कैसा हो रहा है? इनसाइड बॉडी, इनसाइड बॉडी। तो इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? इनसाइड। और जिसका फॉर्मेशन प्यारे बच्चों इनसाइड बॉडी होता है उसे हम कहते हैं एंडोजीनियस। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, ये देखो शब्द लिखा है एंडो, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, ठीक इनसाइड। तो इनका फॉर्मेशन इनसाइड बॉडी होता है। शॉर्ट नोट के लिए बहुत अच्छा है, बोर्ड के एग्जाम्स में लिखने के लिए बहुत अच्छा है, उसके अलावा कंपटीशन में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। इनका फॉर्मेशन कब होता है? 8 नाइट में। रिलीज कब होते हैं? अर्ली मॉर्निंग में। इसकी ओरिजिन कैसी है? एंडोजीनियस। यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। ये चीज़ तो हमने समझ ली। अब हमें समझते हैं आखिर में ये मुझे मिलेंगे कहाँ? आफ्टर जर्मिनेशन। तो आफ्टर जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के बाद दीज स्पॉट्स विल फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। तो ये देखिए, मान लीजिए एक मेरे पास एल्गी की बॉडी है, उस बॉडी के अंतर्गत, उस बॉडी के इनसाइड यानी इंटरनल बॉडी में हम यहाँ पर देखते हैं, तो इंटरनल कंडीशन है, यहाँ पर देखिए ये बन रहे हैं, बन करके ये यहाँ पर देखिए रिलीज हो रहे हैं, बन करके ये क्या हो रहे हैं? यहाँ पर रिलीज हो रहे हैं। तो ऐसे ऐसे करके हम कह सकते हैं यहाँ पर ये बन करके कोई चीज़ रिलीज हो रही है। तो ऐसे करके ये बन करके रिलीज होकर जहाँ पर गिर गए, जहाँ पर गिर गए, अब ये धीमे धीमे जर्मिनेशन करके, तो जैसे ही वो धीमे धीमे जर्मिनेशन करेंगे तैसे ही विल फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, और नया इंडिविजुअल को ये बना देते। ये बन गया आपका न्यू इंडिविजुअल, ये बन गया आपका प्यारे बच्चों न्यू इंडिविजुअल, ठीक, न्यू इंडिविजुअल को ये बना देते हैं। तो ऐसे करके धीमे धीमे इनका फॉर्मेशन हो रहा है। तो फॉर्मेशन हो रहा है इनसाइड बॉडी, इनसाइड बॉडी अर्थात एंडोजीनियस, ठीक है, एंडोजीनियस, एंडोजीनियस, ठीक है। इस प्रकार से इसका फॉर्मेशन होता है। अब हम फ्लैजेला की थोड़ी कंडीशन कर लेते हैं कि जूस स्पॉट्स हमें मिल रहे हैं, तो हमें बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स मिल जाते हैं जिन स्पॉट्स के अंदर मुझे देखने के लिए फ्लैजेला मिल जाता है। तो थोड़ा हम फ्लैजेला के बारे में समझ लेते हैं। अगर मैं फ्लैजेला की बात करता हूँ तो देखिए क्लेमाइडोमोनास के अंदर मुझे 2 फ्लैजेला मिलेंगे। इस बात को बहुत ध्यान रखें, यहाँ से प्रश्न आपको कंपटीशन के लिए मिलेगा। तो क्लेमाइडोमोनास में मुझे 2 फ्लैजेला मिलते हैं, ठीक। तो क्लेमाइडोमोनास ऐसा है जहाँ पर हमें देखने के लिए 2 फ्लैजेला मिलेंगे, पहली बात। दूसरी बात, सेम साइज के होंगे, इसका साइज बराबर होगा, बट एंटीरियर साइड, एंटीरियर का मतलब होता है ये इस क्लेमाइडोमोनास में यहाँ पर ऊपर एंटीरियर साइड पर निकलेंगे, ठीक। तो इनका ओरिजिन कैसा है? इनका ओरिजिन क्या है? एंटीरियर साइड, ठीक, एंटीरियर साइड यानी कि ऊपर की तरफ निकलते हैं, ठीक। अब बात कर अब देखिए एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस, यहाँ भी हमें 2 फ्लैजेला मिल रहे हैं, अनइक्वल साइज के मिले, पियर शेप्ड मिल रहे हैं, उसके अलावा मुझे लेटरल साइड पे मिले। तो देखिए एक्टोकार्पस और फ्यूकस की बात करता हूँ, तो मान लीजिए ये है मेरे पास एक्टोकार्पस, यहाँ पर 2 फ्लैजेला मिल रहे हैं, अनइक्वल साइज के मिले, एक बड़ा है एक छोटा है, ठीक, अनइक्वल साइज है। अनइक्वल साइज का मतलब असमान है, समान नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, पियर शेप्ड है, इसकी कंडीशन क्या थी? पियर शेप्ड। अगली बात लेटरल साइड, लेटरल साइड मतलब ये वहाँ पर निकल रहे थे क्लेमाइडोमोनास में, यहाँ पर, तो इसे कहता हूँ मैं लेटरल साइड, इसे कहता हूँ मैं लेटरल साइड। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक। अगला देखिए यूरोथ्रिक्स। अगर मैं यूरोथ्रिक्स की बात करता हूँ, यहाँ पर 4 फ्लैजेला मिलेंगे। तो मान लीजिए ये है मेरे पास कोई यूरोथ्रिक्स, यहाँ पर देखने के लिए मुझे 4 फ्लैजेला मिल रहे हैं, ठीक। तो यूरोथ्रिक्स में मुझे कितने मिल रहे हैं? 4 फ्लैजेला,
पहली बात। दूसरी बात, सेम साइज के हैं, ठीक, सेम साइज के हैं, ठीक है। अगला आ गया हमारे पास, देखिए ऊडोगोनियम। ऊडोगोनियम की बात करते हैं, देखिए ऊडोगोनियम में मैनी फ्लैजिला यानी क्राउन ऑफ फ्लैजिला। तो ऊडोगोनियम की बात करते हैं, ऊडोगोनियम क्या है, मैनी फ्लैजिला, मैनी फ्लैजिला, ये देखिए इसे कहते हैं मैनी फ्लैजिला, ठीक, बहुत सारे फ्लैजिला के, क्राउन ऑफ फ्लैजिला यानी फ्लैजिला का गुच्छा, तो इसे हम क्या कहते हैं, क्राउन ऑफ फ्लैजिला, ठीक। तो ये हमें देखने के लिए ऊडोगोनियम में मिल जाता है। उसके बाद बोकेरिया, बोकेरिया में देखिए मैनी फ्लैजिला मिलते हैं, 8 ऑन साइड बट प्रेजेंट इन पेयर्स। अब बोकेरिया की बात करता हूं मैं। मान लीजिए किसी प्रकार से ये बोकेरिया की बॉडी है, तो बोकेरिया बॉडी में क्या है, मैनी फ्लैजिला, 8 ऑल साइड, सभी साइड पे मिल रहे हैं मुझे, यहाँ भी मिल रहे हैं, 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 यहाँ भी, बट प्रेजेंट इन पेयर्स, लेकिन वो प्रेजेंट पेयर्स में होंगे, जोड़े में ही होंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो अगर हम बात करते हैं बोकेरिया की, तो बोकेरिया में बहुत सारे फ्लैजिला मिले, उसकी फुल बॉडी पे मिल रहे हैं, किसी भी साइड पे मिल रहे हैं, और वो भी मुझे कैसे मिल रहे हैं प्यारे बच्चों, पेयर्स में, वो भी मुझे कैसे मिल रहे हैं, पेयर्स में, पेयर्स में, ठीक। इस प्रकार के यहाँ से प्रश्न की पड़ेगी माँ, या फ्लैजिला के ऊपर किसी प्रकार से टिप्पणी आ जाए तो आप फ्लैजिला के ऊपर भी टिप्पणी लिख सकते हो, या फ्लैजिला के ऊपर क्वेश्चन आ जाए कि प्लीज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फ्लैजिला, आप किसी स्पेशल के ऊपर आ जाए, मान लीजिए क्लेमाइडोमोनास के ऊपर आ जाए, तो क्लेमाइडोमोनास का चित्र बना देना, उसके 2 फ्लैजिला दिखा देना और दोनों फ्लैजिला के बारे में लिख देना, ये उसकी गति में काम करता है। उसकी गति में काम है, और 2 फ्लैजिला होते हैं, एंटीरियर साइड में मिलते हैं, दोनों सेम साइज के होते हैं, इस प्रकार की बात है। अगर फ्लैजिला के ऊपर कोई स्पेशल रूप से आ जाए तो आप इस प्रकार के दे सकते हैं। अब आ गया अप्लानो। अब बात करें हम लेंगे अप्लानो स्पोर्स की। अब आ गया हमारा अप्लानो स्पोर्स। अप्लानो स्पोर्स, देखिए आ का मतलब होता है नॉट, प्लानो का मतलब होता है जो चल नहीं सकता है, ऐसे स्पोर्स जो चल नहीं। यहाँ पर मुझे किसी भी प्रकार का फ्लैजिला नहीं दिख रहा है, अर्थात नो फ्लैजिला, ठीक। तो पहली बात, यहाँ पर किसी भी प्रकार का क्या है, फ्लैजिला नहीं है, तो यहाँ पर नो फ्लैजिला, नो फ्लैजिला प्रेजेंट। इतनी बात को ध्यान रखो। अगली बात, दे आर नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल तो होंगे क्योंकि यहाँ पर प्यारे बच्चों फ्लैजिला ही नहीं है। दूसरी बात, प्रेजेंट ओनली टेरेस्ट्रियल एल्गी, ज़्यादातर केस में जो टेरेस्ट्रियल एल्गी होंगे, उन टेरेस्ट्रियल एल्गी में देखने के लिए हमें अप्लानो स्पोर्स ज़्यादातर हमें उसमें मिलेंगे। तो दीज आर फॉर्म ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, तो इनका निर्माण अनफेवरेबल कंडीशन में हो सकता है। इनका निर्माण कब होगा, अनफेवरेबल कंडीशन में, ऐसी कंडीशन जो फेवर नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं इस समय मैं खड़ा हूँ, कमरे में खड़ा हूँ, मैं, मेरी बात को ध्यान से समझिए, मैं कमरे में खड़ा हूँ, तो बाहर गर्मी पड़ रही है, कमरे के अंदर हूँ, पंखा चल रहा है, ठीक, धूप नहीं आ रही है, तो ये मेरे लिए क्या है, एक फेवरेबल कंडीशन। इस कंडीशन में मैं जी सकता हूँ, मैं रह सकता हूँ, सारा काम, यानी कि ये कंडीशन ऐसी है, इस कंडीशन में आराम से जी सकता हूँ, मैं मर नहीं सकता। अनफेवरेबल कंडीशन वो होती है प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए बहुत तेज जून की धूप पड़ रही है, उस धूप में 12 बजे 1 बजे कोई हमें कह दे कि धूप में खड़े हो जाओ, तो आप 1 घंटे खड़े हो जाओगे तो मर जाओगे, क्योंकि टेम्परेचर इतना है वो तुम्हारी बॉडी उसे सहन नहीं कर सकती और तुम मर जाओगे। उस कंडीशन को कहते हैं मैं अनफेवरेबल कंडीशन। तो अनफेवरेबल कंडीशन उसे कहते हैं जिस कंडीशन में वो चीज़ सर्वाइव नहीं कर सकती है, उस दशा में ये अप्लानो स्पोर्स बनते हैं। तो दीज आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, इनका निर्माण अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है। हम इसके एग्जाम्पल के हम बोकेरिया बात, जैसे कि बोकेरिया, लेकिन हमें यहाँ पर एक एक्सेप्शन मिल जाता है एक्वाटिक एल्गी का। वैसे तो अप्लानो स्पोर्स हमें सभी टेरेस्ट्रियल एल्गी मिल रहे हैं, बट हमें यहाँ पर एक एक्सेप्शन मिल जाता है एक्वाटिक एल्गी का, जैसे कि यूलोथ्रिक्स एंड माइक्रोस्पोरा। ये है हमारे पास एक्वाटिक एल्गी, और इनके अंदर भी हमें देखने के लिए अप्लानो स्पोर्स मिलते हैं। ये है हमारे एक्सेप्शन।
तो हमें इनके अंदर भी देखने के लिए मिल जाते हैं। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अदर एग्जाम्पल देखिए, अदर एग्जाम्पल ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं जिसकी विधि से, जिसके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और भी विधि हैं जिससे आसानी से रिप्रोडक्शन हो जाता है, जैसे कि हिप्नोस्पोर्स। हिप्नोस्पोर्स देखने के लिए मुझे किस में मिलेगा? पीडियास्टम में देखने मिलेगा। उसके अलावा मुझे स्फीरेला में देखने के लिए मिल जाएगा। टेट्रास्पोर्स ये मुझे पॉलीसाइफोनिया में देखने के लिए मिलता है, ठीक। ऑटोस्पोर्स ये हमें सैनडेस्मस और क्लोरेला में देखने के लिए मिलता है। उसके अलावा देखिए कार्पोस्पोर्स ये भी हमें पॉलीसाइफोनिया में देखने के लिए मिलता है, और बैट्रोकास्पर्म में देखने के लिए मिला। उसके अलावा कुछ ब्राउन एल्गी हैं तो मुझे वहाँ भी देखने के लिए ये मिल जाता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी बहुत सारी विधियाँ होती हैं, बट NCERT में उनका जिक्र ज़्यादा नहीं दिया है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं किया है। कुछ मैंने पहुँचते वही मैंने मेंशन कर दिया। अगर किसी प्रकार से कंपटीशन में प्रश्न आ भी जाता है हिप्नोस्पोर्स का एग्जाम्पल बताइए, तो यहाँ पर यहीं से आ सकता है प्रश्न। टेट्रास्पोर्स का एग्जाम्पल होगा तो यहीं से आ जाएगा प्रश्न। तो जहाँ पर जितना ज़रूरी था मैंने उस हिसाब से यहाँ पर मेंशन किया है। तो इस प्रकार से हम देखिए आज हमने यहाँ पर देख के किया। तो अब देखिए आज की हमारी क्लास का यहाँ पर समापन होता है। जितने बच्चे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए हमारी ये क्लास है। अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्यारे बच्चों बाय बाय। NCERT को पढ़ते रहिए, और जो मैंने स्लाइड्स PPT बनाई है उसे भी आप पढ़ते रहिए, क्योंकि यहाँ आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तब तक के लिए बाय बाय।